हाय। आज हम लोग बेसिकली जावा के ऑटोमेशन इंटरव्यू के कि जावा के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बेसिकली जावा के उप्स कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया था। तो आज हम लोग बेसिकली जावा के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन सेट बना है, हम लोग उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द फाइनल कीवर्ड? एक्सप्लेन फाइनल कीवर्ड। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पहली चीज़, फाइनल एक कीवर्ड है। इट इज अप्लाइड टू मेथड, वेरिएबल एंड क्लास। राइट। अगर आप किसी वेरिएबल के सामने फाइनल का लिखते हो, तब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती। राइट। व्हेन द फाइनल कीवर्ड इज असाइन विद अ वेरिएबल, इट्स वैल्यू कांट बी चेंज। अगर आप उसको ट्राई करना चाहोगे चेंज करने का, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ इसका। एग्जांपल है, मैंने ठीक है, मेरी पब्लिश सर्टिफाइड में अगर ऑब्जर्व करो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप अभी देख सकते हो। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल रखा है जिसकी वैल्यू 10 है, लेकिन उसको मैंने फाइनल किया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू चेंज करने कर रहा हूँ। मतलब उसकी वैल्यू ऑलरेडी 10 है, मैं अभी इसको 15 कर रहा हूँ। ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है। राइट। हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्यों? मैंने इसको फाइनल बनाया। अभी मैं इसको फाइनल निकाल देता हूँ। गया कि नहीं एरर? आप मतलब इसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसीलिए फाइनल कीवर्ड इंपॉर्टेंट है इस केस में। फाइनल, तो जैसे मैंने बताया था, फाइनल कैन बी एप्लीकेबल टू वेरिएबल। राइट। अभी हम लोग देखते कि मेथड का अगर मैंने कोई चीज़ को फाइनल करता हूँ तो क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ को फाइनल करते हो तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बस कुछ कोड होगा। राइट। एक कोड है। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या बनता है? इफ यू अप्लाई फाइनल कीवर्ड टू अ मेथड, देन यू कैन नॉट ओवरराइड इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे यहाँ पे मेरा ये एक मेथड है, इस मेथड को मैंने फाइनल बनाया, इसका फाइनल निकाल देता तो इसका एरर निकल जाएगा। राइट। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल कीवर्ड नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइनल मतलब मेथड को फाइनल कर रहा हूँ। तो जैसे आप मेथड को फाइनल करते हैं, आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड मतलब कि मैंने आपको बताया था, ओवरराइड मतलब क्या था? सेम मेथड नेम, सेम आर्गुमेंट, बट डिफरेंट इन क्लास। जो डिफरेंट इन जो क्लास होते हैं, ये शुड बी इनहेरिटेंस कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे मैं इस मेथड को फाइनल करता हूँ, तो मैं इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, कि जो मैंने अभी जो पॉइंट बताता उसके बारे में लिखा है। तो फाइनल मेथड, व्हेन मेथड इज डिक्लेयर एज फाइनल, यू कांट ओवरराइड। ओवरराइड मतलब ओवरराइड कर सकते, कर नहीं सकते। ठीक है, सबको समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट? ओके। उसके बाद आता है फाइनल। फाइनल को अगर हम लोग उस कीवर्ड को फाइनल क्लास करते हैं तो क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने भी देखा, मेथड को हम लोगों ने किया, वेरिएबल किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको निकालता और इसकी जगह भी फाइनल करता हूँ। मैं क्लास को फाइनल कर रहा हूँ। अगर आप क्लास को फाइनल करते हो, आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एरर दिया अभी, क्योंकि मेरा अगर क्लास फाइनल है, तो इसका कोई ना कॉपी बना सकता है, ना कोई कोई क्लोन कर सकता है। तो इस केस में इसने इश्यू दे दिया, या फिर कोई इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता इसके प्रॉपर्टीज को। तो ये होता है आपका फाइनल। तो जब भी कभी आप फाइनल क्लास को लगाते हो, आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, कि जो मैंने वही पॉइंट लिखा है। इफ यू अप्लाई फाइनल टू अ क्लास, देन वी कांट इनहेरिट द क्लास। राइट। तो अगर आपको किसी ने फाइनल के बारे में बताया, तो आपको ये चार पांच पॉइंट बताना है। तो बेसिकली बताना है, फाइनल इज द कीवर्ड, इट कैन बी अप्लाई टू वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। If you apply final keyword to a variable, then we can't change its value. And if you try to change the value, then it will throw an error. Right? If you apply final keyword to a method, then we can't override the method. Right? और if you apply final as a class, then we can't inherit। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको inherit नहीं कर पाते। देखो एरर आ रहा है यहाँ पे। राइट। ये होता है फाइनल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है। मतलब 10 में से 8 इंटरव्यू में ये डेफिनेट आपको पूछेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू अवॉइड और प्रिवेंट मेथड टू ओवरराइड? अगर आपको क्वेश्चन एकदम यही क्वेश्चन है, बस इसको उन्होंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन
क्या करना है, अगर मुझे मेथड ओवरराइड करने से बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड ओवरराइड। तो मुझे बस उस मेथड को क्या करना है, बस फाइनल करना है। बस मुझे उस मेथड को क्या करना है, फाइनल करना है। अगर मैं इसको फाइनल कर देता हूँ तो ऑब्वियस मेरा क्या हो जाएगा, ओवरराइड होने से बच जाएगा, बस हो गया। तो वही क्वेश्चन को बस उन्होंने उतना बचा है। या फिर आप उसकी क्लास को भी फाइनल करो तो ऑटोमेटिक उसके मेथड ओवरराइड हो ही नहीं है। राइट, ये थोड़ा इजी इजीएस्ट वे था। ओके, इसके बाद सेम मेथड को, सेम क्वेश्चन को घुमा के फिर आए, कैन बी ओवरराइड फाइनल मेथड। तो अभी हम लोगों ने देखा है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइनल क्लास है, इसको निकाल देता हूँ। तो उन्होंने पूछा है भाई मेरे फाइनल को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। ओके, पहले तो हम लोग देखते हैं फाइनल ओवरराइड मतलब क्या आता है। मैंने पहले ही बताया, ओवरराइड मतलब क्या था, सेम मेथड नेम होता है, सेम आर्गुमेंट होता है, बट ये दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्लास में होना है। क्योंकि ये बेसिकली पॉलीमर प्रिज्म की एक कंसेप्ट है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो ये हम लोग मेथड ओवरराइडिंग देख रहे हैं। राइट, मैंने आपको पहले ही बताया था मेथड ओवरराइडिंग कैसे होता है जावा के उस कंसेप्ट में अगर देखा जाए। देखो, मेथड ओवरराइडिंग एक सिंपल कोड है। तो सेम नेम सेम आर्गुमेंट होना चाहिए, बट डिफरेंट क्लास में होना चाहिए और एक दूसरे से इनहेरिटेंस कंसेप्ट होना चाहिए। वही मैंने किया है अभी यहाँ पे भी। तो मेरा सेम सेम मेथड नेम है, सेम आर्गुमेंट है, बट डिफरेंट क्लास है, मुझे ओवरराइड करना है, मुझे इसको प्रिवेंट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनल लिखा है। राइट, अभी इंटरव्यू में क्या करते हैं पता है क्या, सिंपल ये कोड आपको चिपका देंगे और बोलेंगे इसका आउटपुट क्या। तो बस आपको एक देखना है इसमें कुछ फाइनल वगैरह कुछ लगाया करें, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइनल लगा है, तो आप उनको बताना अरे भाई यहाँ पे तो एरर थ्रो करेगा, क्यों, ये फाइनल मेथड है, तो फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछेंगे, कैन बी ओवरराइड फाइनल मेथड, तो बताना है नो, क्यों नहीं है, बिकॉज मेथड आर डिक्लेयर इन फाइनल आर प्रिवेंट सब क्लास फॉर्म, सब क्लास से ओवरराइड होने से बचाता है। राइट, समझ में आए? तो इससे क्या होता है, आपका जो भी स्कोप होता है वो लिमिटेड हो जाता है। राइट, तो आंसर समझे, वाई कैन बी ओवरराइड फाइनल मेथड, आपका आंसर नो होना चाहिए। क्यों नहीं होना, नो होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है सब क्लास को एक्सटेंड करने से या फिर ओवरराइड करने से। ओके, इसके बाद का जो मेथड है, क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड, ये बहुत जगह पे पूछता है, क्योंकि ये ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का एक बेसिक फंडा है जिसमें ये स्टैटिक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो हमें क्या करना है, अगर उन्होंने कभी कुछ पूछा कि व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक, तो आपको बताना है स्टैटिक इज अ कीवर्ड। ओके, एक्चुअली स्टैटिक ब्लॉक भी होता है, पहले हम लोग कीवर्ड के बारे में देखते हैं। स्टैटिक इज अ कीवर्ड, इट कैन बी अप्लाई टू वेरिएबल, मेथड एंड इनर क्लासेस। राइट, आपको ट्राई करना ये दो चीज़ों के बारे में बताना, वेरिएबल मेथड। अगर इनर क्लास करोगे थोड़ा दिक्कत आएगा, वो डिटेल में जाएंगे, तो आप उनको ट्राई मत करो ये आंसर बताने का। अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं इतना ही बताता हूँ, मैं कभी नहीं बताता उनको इनर क्लास के बारे में। अगर इनर क्लास को कैचअप कर लेंगे वर्ड, और आपको पूछेगा मैं आप बताओ कैसे करोगे स्टैटिक के लिए इनर क्लास, ठीक है, तो मोस्टली मैं ऐसे ही बताता हूँ। राइट, तो स्टैटिक इज अ कीवर्ड, इट कैन अप्लाई टू वेरिएबल एंड मेथड। ओके, अगर आपको स्टैटिक के कुछ वैल्यू एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम करना है, और क्लास नेम डॉट मेथड नेम करना है। क्यों, अगर आप बाकी सारी चीजों में जावा में देखोगे, आपको अगर कोई भी चीज एक्सेस करनी हो तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर इसको चलता है, तो ये बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट लेवल पे चलता है, और जो स्टैटिक होता है वो क्लास लेवल पे चलता है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप बस क्लास, खाली क्लास का नाम डाल दो, और डॉट मेथड नेम है तो मेथड नेम डाल दो, वेरिएबल एक्सेस करना है तो वेरिएबल का नाम एक्सेस करो। तो इसीलिए मेरा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इट वर्क एज क्लास ले नॉट एट ऑब्जेक्ट ले। और ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक ही कॉपी बनती है फाइनल, जो भी ये सबको एक्सेबल होता है। इसका एग्जांपल मैं बताता कैसे। अगर मान लो मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा ए की वैल्यू 10। राइट, अभी जितने भी बच्चे इस क्लासरूम में, सबको ए इक्वल टू 10 दिखेगा। राइट, अभी मैं इसको वैल्यू करता 15 करता, तो सबको 15 हो जाएगा, मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन मेरा काम होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट लेवल पे बनाता ना, हर एक जितने भी स्टूडेंट उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और फिर उसको उतनी कॉपीज बन जाते, तो होगा ना मेमोरी मैनेजमेंट का इश्यू, वो दिक्कत है। राइट, इसीलिए स्टैटिक जो कीवर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। राइट, इसका एग्जांपल मैं बताता, हम लोगों ने, मैंने इसके लिए दोनों भी चीजें की है। तो मैंने दो भी स्टैटिक किया है, एक क्लास को भी लिया है, सॉरी एक वेरिएबल मेथड को भी लिया है, और एक मैंने वेरिएबल को भी किया। देखो जैसे कि ये, अगर मान लो मेरे पास ये स्टैटिक नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता पता है क्या, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। अब ये स्टैटिक है, तो मैं डायरेक्टली, मेरा क्लास का नाम क्या है, पेरेंट है, इसलिए देखो पेरेंट डॉट ए लिखा, वर्क एन ए 20, पेरेंट डॉट ए मैंने इसको डायरेक्टली एक्सेस किया। अभी मेरी ये मेथड है स्टैटिक, मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट का नाम डॉट प्रिंट करना पड़ेगा। बराबर, सबको समझ में आया? इसका आउटपुट भी दिखा तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा।
जैसे मैंने बताया हर बार जावा पहले जेवीएम पहले मेन मेथड ढूंढता है, तो मेरे मेन मेथड यहाँ पे आया। बराबर, प्रिंट पैरेंट डॉट ए लिखा है, पैरेंट डॉट ए मतलब क्या है, देखो क्लास का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, मैंने इसका कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली एक्सेस किया, इसीलिए क्लास लेवल पर चलता है, उसकी वैल्यू क्या है 10 हुई। अभी मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, अभी एक की वैल्यू 10 है ना, यहाँ पे 20 दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया था, तो पहले मैं इसका 10 लिखा था, फिर अभी इसको 15 लग रहा हूँ, ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू भी चेंज हुई, अभी मैं फिर से उसी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, 20 किया है कि नहीं उसने, राइट। पैरेंट डॉट प्रिंट, देखो ना यहाँ पे मेथड है, अगर नॉर्मल चीज में हम लोग करते तो मुझे क्या करना पड़ता भाई, मुझे इस पैरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तब जाके मैं एक्सेस करता, राइट। लेकिन मेरा नहीं, काम बन गया मेरा, समझ में आया? तो आपको इसका मैं छोटा सा दिखा भी देता हूँ, ये स्टैटिक का, ये स्टैटिक निकाल देता है इसका, इसका भी मैं स्टैटिक निकाल, तो आया कि एरर दिया कि नहीं, वो बोल रहा है भाई एक काम कर, तुझे एक्सेस करना है ना ऑब्जेक्ट बना भाई, तो मैं एक्सेस पैरेंट पी इक्वल टू न्यू पैरेंट, तब जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ना, पी डॉट पी डॉट पी डॉट पी डॉट, अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं तो हर बार ये दिक्कत देता है, इसीलिए स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक के बारे में क्या बताना आपको, स्टैटिक के बारे में क्या बताना आपको, स्टैटिक इज अ कीवर्ड, इट इज अप्लाई टू वेरिएबल एंड मेथड, ओके, टू एक्सेस द स्टैटिक वी हैव टू जस्ट यूज द क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम और क्लास नेम डॉट मेथड, इस चौथी पॉइंट है, इट वर्क्स एट क्लास लेवल नॉट एट ऑब्जेक्ट लेवल, ओके, इट इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, राइट, ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेयर यू यूज द स्टैटिक मेथड इन योर कोड, तो जब भी कभी अब हम लोग कोई भी फ्रेमवर्क करते हैं, राइट, जो भी लॉगर्स वगैरह होते हैं वो सब सारे सारे स्टैटिक लेवल पे होते हैं, ताकि जब भी कोई जो मुझे एक्सेस करना हो, तब मैं उसको क्या करूंगा, जो फ्रेमवर्क लेवल के सेटअप होते हैं ना मेथड्स, हम लोग सारे स्टैटिक बनाते हैं, क्यों, मुझे मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता हूँ बाय क्लास नेम डॉट मेथड नेम, मैं अब ये ट्राई करता, मेरे पास होगा तो देखा था, कोई लॉगर नाम का फाइल है, यहाँ पे मिलेगा, देखो ये लॉग है ना, बेसिक अगर देखोगे ना इसके अंदर जाओगे ना, इसके अंदर जो मैंने मेथड्स लिए हैं ना, देखो ये सारे स्टैटिक मेथड, तो अगर मुझे इस मेथड को मुझे बेस क्लास में कॉल करना है, तो मुझे इसको मैंने कहीं पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली लॉग डॉट, उस क्लास का नाम क्या है, लॉग है, बराबर ना, इस क्लास का नाम क्या है, लॉग है, लॉग डॉट उस बस मुझे उसका नाम लिखो इन्फो, काम बन गया कि नहीं, इजीली एक्सेस कर सकते हो, देखो उसके अंदर जितने भी मेथड्स है मैं जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब ये मोस्टली जब भी कभी अगर देखो ना इतने सारे मेरे मेथड्स आ गए, क्यों, ये सारे मेथड मैंने स्टैटिक बनाए, क्यों, मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ना कि ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट बनाओ तो हर जितने भी फाइल से मुझे जहाँ पे भी मैंने कॉल किया सब में ऑब्जेक्ट बना, वो दिक्कत का काम है, इसीलिए उन्होंने स्टैटिक किया, राइट, ओके। उसके बाद कैन वी ओवरलोड अ स्टैटिक मेथड, देखो स्टैटिक मेथड ओवरलोड कर सकते हैं क्या, हाँ हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, ये देखो, ये ओवरलोड मतलब क्या होता है, सेम मेथड नेम होता है इन द सेम क्लास बट डिफरेंट इन पैरामीटर, आपका आर्गुमेंट देखो यहाँ पे इंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग, हाँ चल सकता है, जैसे एग्जांपल है बघा, पब्लिश स्टैटिक वॉइड एक्स लिखा है, इंट ए लिखा है, और यहाँ पे इंट स्ट्रिंग लिखा है, ए लिखा है, हुआ कि नहीं, मेरा मेथड ओवरलोड, मतलब सेम मेथड नेम हुआ बट डिफरेंट पैरामीटर, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट, चल सकता है, याद रखो, लेकिन मैं ओवरराइड नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता, क्यों, देखो उसका नीचे का पीछे का लॉजिक बताता, मैंने बताया था, अगर आपको ओवरराइड करना पड़ता है तो आपको इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा, राइट, इसका एग्जांपल मेरे पास, देखो मैं ओवरराइड के लिए दो तीन चीजें बताता आपको, तो शायद आपको थोड़ा काम बन जाए, कंट्रोल, तो मैं फाइनल,
देखो अभी ये मेथड ओवरराइडल कॉन्सेप्ट है, कैसे? सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर बट डिफरेंट इन क्लास, और दोनों भी इनहेरिटेंस से होना चाहिए, राइट? अब भी आपको इसको एक्सेस करना, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ऑब्जेक्ट बनाना, राइट? ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया, अगर आपको स्टैटिक करना हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो क्लास लेवल पे चलता है, राइट? इसीलिए आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो आपको क्या बताना है? कैन यू ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड? आपको नो बताना है। क्यों नो बताना है? क्योंकि अगर स्टैटिक ही क्लास लेवल पर चलता है और ओवरराइड की जो मैकेनिज्म है वो ऑब्जेक्ट लेवल पर चलती है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है तभी काम बन जाता है, इसीलिए आपको बताना है। यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा, कैन वी ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड? क्यों स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड? क्यों? स्टैटिक इज द कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू एट क्लास लेवल, नॉट एट ऑब्जेक्ट लेवल. If you want to override any method, we need to create object first, then we can override that method. It's not passive. समझ में? ओके. अभी उसके बाद वो पूछते हैं भाई स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है? सिंपल है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है? देखो ये मेरे सारे क्या नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड कैसे होता है? जिस कीवर्ड के सामने स्टैटिक नाम नहीं यूज किया जाता है वो सारे नॉन स्टैटिक ही होते हैं। जैसे कि अभी ये वाला लॉजिक है, ये मेरा नॉन स्टैटिक हुआ। अभी मैं क्या करता, इसको और एक कॉपी बनाता और यहाँ पे मैं समवन लिखता आपके लिए, और यहाँ पे मैं स्टैटिक लिखता। देखो अभी आप यहाँ पे देखो, ये स्टैटिक मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड। सिंपल है, स्टैटिक मेथड आपको अगर एक्सेस करना, आपको क्या करना पड़ता है? क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिखना पड़ता है। लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले भाई उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, तब आपका काम बन जाएगा, राइट? ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक कीवर्ड मस्ट बी यूज बिफोर द मेथड नेम, जैसे मैंने बताया, तो स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। नॉन स्टैटिक के लिए कैसे है? नो कर, इसको यूज नहीं करना। अगर आपको उसको यूज करना है तो क्या करना पड़ता है? क्लास नेम डॉट मेथड नेम, जैसे मैंने आपको बताया, इसको अब कॉल करना, मैं क्या करूंगा, बस मेरा इसका नाम क्या है? देखो मेरा नाम क्या है? ए, बराबर ना? ए डॉट समवन लिखो, कैपिटल कैपिटल ए डॉट समवन लिखा कि नहीं? मैंने इसका ऑब्जेक्ट कहीं पे बनाया क्या? हुआ कि नहीं? ये चला क्लास लेवल पे, ये चला ऑब्जेक्ट लेवल, ऑब्जेक्ट बनाओ फिर कॉल करो इसके लिए, इसीलिए दे कैन एक्सेस नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल। आप इससे नॉन स्टैटिक जो भी मेथड है वो एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे ये वाला, लेकिन इससे आप कर सकते। इट कैन एक्सेस एनी स्टैटिक मेथड एंड एनी स्टैटिक वेरिएबल विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास। कोई ऑब्जेक्ट ना बना के भी आपका काम बन सकता है, ठीक है? उसके बाद कैन वी मेक द एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन स्टैटिक? देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, उसके पीछे का लॉजिक सेम है। स्टैटिक किस पे ऊपर चलता है? ये सारा चलता है क्लास लेवल पे। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा सा कोड देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के लिए अगर मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, उसमें अभी आपको इनहेरिटेंस लगता है। इनहेरिटेंस आया मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो लॉजिक बता, एब्स्ट्रैक्शन का मैं आपको कोड दिखाता, देखो एब्स्ट्रैक्शन में मुझे क्या करना पड़ता है? मेरे एक मेथड है, मुझे उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाना। आप ही मुझे बताओ कि स्टैटिक के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है क्या? तो एब्स्ट्रैक्शन में करना पड़ेगा ना। इसीलिए स्टैटिक में, सॉरी, जब भी कभी आपकी कोई भी चीज़ एब्स्ट्रैक्शन वाला स्टैटिक के नहीं ली, कैन वी मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक? नहीं कर सकते, क्यों? नो, इफ वी मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक, वी विल बिकम पार्ट ऑफ क्लास, क्लास लेवल पे चलेगा, मेथड लेवल पे नहीं चलेगा, राइट? यही लॉजिक है, राइट? तो वो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद कैन वी डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस, हम लोग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उससे हमको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैन वी डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक एंड मेथड्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस, ठीक है। ये अलग है, देखो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलग होता है, नॉर्मल मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कैसे होता है? जिस मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नाम लिखा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये नॉर्मल, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ। आप इसको स्टैटिक नहीं कर सकते, वही क्वेश्चन ये है बेसिकली। पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, ये था, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टैटिक नहीं कर सकते। हाँ, बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यहाँ पे, इसको आप स्टैटिक बना सकते हैं, याद रखना आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, याद रखना। कैन बी डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे ये इनको ये बताना, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हाँ बिंदास आप इसको स्टैटिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्लास नेम डॉट मेथड नेम रखूँ। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आजकल बहुत पूछते हैं इसके बारे में,
व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक ब्लॉक? स्टैटिक ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने आपको एक ही चीज बताया, राइट, कि जब भी कभी जेवीएम रन होता है वो पहले मेन मेथड का ढूंढता है। और उससे भी पहले एक चीज होता है, अगर आपके कोड में कहीं पे भी स्टैटिक ब्लॉक रन होता है ना, तो पहले स्टैटिक का करते हैं। मैं आपको छोटा सा कोड रन के दिख, तो याद रखना स्टैटिक ब्लॉक के बारे में क्या होता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर, जो स्टैटिक के जो भी डेटा मेंबर्स है वो इनिशियलाइज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ये इंटरव्यू वाला को ये बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। क्लास लोड होने से पहले वो क्या रन करेगा, आपके स्टैटिक ब्लॉक को रन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी इस केस में अगर देखा जाए, ये चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर एक मेन मेथड है। देखिए ये मेन मेथड रन होने से पहले ये इसको रन करे, देखना है हमें। देखिए मैं इसको डिबग मोड पे लेता हूँ। क्या किया मैंने, देखो मेरा मेन मेथड रन हुआ करे, नहीं, मेरा स्टैटिक मेथड पहले स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, फिर भाई मेरा मेन मेथड रन हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटर में कभी कभी आपको क्वेश्चन देंगे या फिर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको, भाई इसका आउटपुट क्या है बोलेंगे, हम लोग पर सबको पता है, हम लोग मेन मेथड को देंगे और ये बोलेंगे फिर ये बोलेंगे। याद रखना आपको स्टैटिक ब्लॉक हमेशा कॉल होता है पहले ध्यान दी मेन मेथड। ठीक है, उसके बाद वाला इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रिंग होता है वो कांस्टेंट पूल में होता है, कांस्टेंट स्ट्रिंग पूल नाम की कंसेप्ट होती है। और ये स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है हीप एरिया में होता है, और ये भी हीप एरिया में होता है। तो स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब आप इसको ना मॉडिफाई कर सकते हो ना चेंज कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर का म्यूट भी मतलब उसका मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। अगर थ्रेड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये एस है, ये नो है, ये भी एस है। ये फास्टर है, ये मोर इफिशिएंट है, ये लेस इफिशिएंट। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या पता है, सबको इश्यू होता है कि इसको याद कैसे रखना। तो दो तीन चीजें आपको बताते हैं, ये तो सबको याद रहता है क्योंकि इसमें एक ही चीज है, स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है और ये म्यूटेबल, राइट। इसमें अगर थ्रेड सेफ्टी के बारे में अगर देखा जाए, तो ये मोर इफिशिएंट थ्रेड सेफ्टी के बारे में देखा जाए तो ये थ्रेड सेफ्टी एस होता है और ये भी एस होता है और ये नो होता है, राइट। मतलब विथ सिंक्रोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज कंसेप्ट है। तो याद रखना है थ्रेड सेफ्टी के बारे में देखा जाए, स्ट्रिंग जो है थ्रेड सेफ्टी है, ये कभी थ्रेडिंग आपको शेयर नहीं करेगा और किसी को देगा भी नहीं, राइट। इसीलिए ये फास्ट चलेगा, राइट। अभी ये क्या से होता है स्ट्रिंग बिल्डर को, इसको ये थ्रेड सेफ्टी नहीं है, मतलब क्या है, ये खुद की थ्रेड किसी को भी दे सकता है, तो इसका थोड़ा सा ये स्लो हो जाएगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका सिक्योरिटी का इश्यू आ सकता है। अनवित नको ना रहे, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर आता है। कंस्ट्रक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल कंस्ट्रक्टर बहुत पूछते हैं। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, इसके बारे में एक ही वर्ड बताता आपको। इसका हमेशा जो क्लास नेम और मेथड नेम होता है हमेशा सेम होता है, ऑलवेज रिमेंबर। जो क्लास नेम और मेथड नेम, इसके बारे में 4 पॉइंट बताना आपको। क्लास नेम और मेथड नेम क्या होते हैं, सेम होते हैं, रिमेंबर। ठीक है, कभी भी देखो आप, जो भी रिटर्न टाइप होता है, जो भी मेथड होता है उसका कभी रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर के बारे में, राइट। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट आप इसका इनिशियल, आपको इसको ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे कि इस मेथड में, मेरे पास कोई मेथड है क्या, देख, जैसे इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मुझे, और मुझे इस ऑब्जेक्ट को बना कॉल करना पड़ा यहाँ पे, लेकिन कंस्ट्रक्टर मुझे ऐसा करना नहीं पड़ता। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होते हैं ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, समझ में आया? अभी ये कंस्ट्रक्टर नहीं है बेसिकली, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, उसके अंदर जो भी मेथड है उसको मुझे कॉल करना पड़ा। अगर मेरा यही चीज अगर कंस्ट्रक्ट होता ना, मुझे सिर्फ इतना लिखो मेरा काम बन जाएगा, राइट। इसीलिए इंपॉर्टेंट, इट गेट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज। और आपका जो भी कंस्ट्रक्ट हो वो कभी आपको एब्स्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ना स्टैटिक मिलेगा, ना फाइनल मिलेगा, ना सिंक्रोनस मिलेगा, याद रखना। उसके दो टाइप होता है, एक डिफॉल्ट होता है, एक पैरामीटर होता है। आपका इसका छोटा सा कॉल दिखा था मैं। देखो एक छोटा सा क्लास है, पब्लिक क्लास चाइल्ड है, उसके अंदर एक मैंने क्लास बनाया, एक पेरेंट है, और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाई है। जैसे अभी ये कंस्ट्रक्टर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, देखो इसका क्लास नेम और मेथड नेम सेम है, इसको कोई रिटर्न टाइप है क्या, नहीं है, हाँ यार ये मतलब कंस्ट्रक्टर है, राइट। जैसे मैंने बताया, जैसे आप इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हो तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना, ऑटोमेटिकली ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाए। इसके लिए आपको सेपरेट पी डॉट पैरेंट वगैरह कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डिबग मारता हूं।
क्या ऐसे ये डिबग नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। देखो ये वाला लाइन हुआ, मैं अभी F6 दबा रहा हूँ कीबोर्ड का, तो जैसे ही दबाऊँगा ऑटोमेटिकली मेथड कॉल हो जाएगा। हुआ कि नहीं? इस पैरेंट क्लास के अंदर का जो मेथड है वो रन हुआ। समझ आया? अगर नॉर्मल मेथड होता तो मुझे क्या करना पड़ता भाई? उसका ऑब्जेक्ट के अंदर और एक चीज़ लिख, ये वाला कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट बनाया फिर मुझे इसको कॉल करना पड़ा। देखिए कंस्ट्रक्टर अगर होता तो आपको इसी लाइन से वो काम बन जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर और मेथड क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर में जैसे बताया क्लास नेम और मेथड नेम सेम होता है, इसमें क्लास नेम मेथड नेम सेम नहीं। इसको कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने बताया रिटर्न टाइप नहीं होता, इसमें रिटर्न टाइप नहीं, इसको रिटर्न टाइप देना ही पड़ता, कुछ भी दे दो, वाइड डो, इन डो, डबल दो, फ्लोट दो, लेकिन देना पड़ता, मतलब देना पड़ता। इस केस में जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया था इसका, राइट? इसका मैंने अभी अभी एग्जांपल भी बताया था आपको। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ऑटोमेटिकली ये पूरा मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आपको स्पेसिफिकली वो बनाना पड़ता है, फिर उसको कॉल भी करना पड़ता है। ये इसीलिए बताया, ये इम्प्लिसिटली इन्वोक होता है, उसके अंदर की जो भी मेथड है वो इम्प्लिसिटली इन्वोक होते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉल करनी पड़ती है, राइट? कैन वी ओवरराइड अ कंस्ट्रक्टर? हम कैन वी ओवरराइड कंस्ट्रक्टर नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया वो आप स्टैक फाइनल स्टैटिक नहीं कर सकते। ठीक है, कैन बी ओवरलोड कंस्ट्रक्ट, हाँ हम लोग ओवरलोड करते, ओवरलोड मतलब क्या होता है? सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि ये वाले केस में देखो, बरा ना कंस्ट्रक्टर के बाद अभी मैंने आपको मेथड ओवरलोड के बारे में बहुत बार बताया, ये सारे उसी कंसेप्ट है ना बेसिकली। देखो ये स्टूडेंट नाम का, देखो आप अभी आप मुझे बताओ आप उसको कैसे बोलोगे अरे देखो आप अभी आप कैसे बताओगे ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास नेम और मेथड नेम सेम है और उसको रिटर्न टाइम नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथड ओवरलोड मतलब क्या था, सेम मेथड नेम होता है यहाँ पे और मेथड नेम सेम, और के पैरामीटर अलग है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे एक पैरामीटर, राइट? जैसे अगर इस केस में देखो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं कॉल किया तो मेरा ये मेथड कॉल हो जाएगा, उसके बाद मैंने 10 यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, कुछ भी नहीं किया, क्या लिखता है देखो, जैसे ही ये वाला होता है इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर नहीं है, वो वाला मेथड होता है। इसीलिए याद रखना है कैन बी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर यस, बट कैन बी ओवरराइड कंस्ट्रक्टर नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का ओवरराइड क्यों नहीं कर सकते, ओवरराइड करना पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? वो दिक्कत है, ये वाला होगा ना क्या? और ये अभी ये 10 20 मतलब ये इसमें जाएगा, है कि नहीं उसमें, चल गया है कि नहीं? यही होता है कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरराइड, कैन बी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, बताना है यस। ओके, उसके बाद कैन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर फाइनल? अगर आप कंस्ट्रक्टर फाइनल कर सकते हो नहीं कर सकते हो बेसिकली, कंस्ट्रक्टर अगर फाइनल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, इसको क्या, इलीगल मॉडिफायर द कंस्ट्रक्टर टाइप ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट प्राइवेट हो सकता है, इसको आप फाइनल कभी नहीं कर सकते, रिमेंबर। अगर फाइनल करना ट्राई करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। कैन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर स्टैटिक? नो, क्योंकि स्टैटिक का जो मैंने बताया स्टैटिक क्लास लेवल पर चलता है, अगर आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना आपको ऑब्जेक्ट उसका कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, राइट? तो न्यू कीवर्ड वाला ये वाला, तो ये मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइज करे ना, तो इसमें नहीं चलेगा, इसीलिए वो लॉजिक है। इसीलिए क्या, एज वी नो द स्टैटिक बिलोंग्स टू अ क्लास, देखो बिलोंग टू क्लास नॉट टू द ऑब्जेक्ट, सिंस कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मग ह्यामध्ये स्टॅटिकसाठी तर गरज नाही पडत आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचे वगैरे, दॅट्स द रीजन। ओके, उसके बाद वो फाइनली ब्लॉक के बारे में कभी पूछते हैं, फाइनली ब्लॉक क्या है बेसिकली, फाइनली इट इज अ ब्लॉक है, इट इज गेट एग्जीक्यूटेड एट एनी कॉस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल बताता आपको, ये बेसिकली कॉल है, तो ये आपका हर कॉल हर केस में वो रन हो जाएगा।
फाइनली मतलब ये ब्लॉक है आपका, ये एट एनी कॉस्ट आपका रन होगा, याद रखना। मैं इसका ट्राई करता, ये ट्राई एग्जीक्यूट हुआ। अभी इसमें कुछ एरर थ्रो किया है क्या? नहीं थ्रो किया, ये नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल फ्लो इसलिए वो फाइनल में जाएगा। देखो यहाँ पे कंप्लीट किया, ट्रायबल कंप्लीट, तो इसमें फाइनल में गया, इस केस में भी वो चला। इसीलिए ट्राई फाइनली हमेशा एनी हाउ वो चलता है। अभी इसमें मैं क्या करता आपके यहाँ पे इंट सी इक्वल टू 1/0 कर, देखो 1/0 मतलब कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, तो एक्सेप्शन यहाँ पे जाएगा, उसके बाद फाइनल, मतलब इसका फ्लो कैसे होगा, पहले ट्राई में जाएगा, देखो इसके बाद वाला ना, यहाँ पे मैं आपके लिए और एक सेंटेंस लिखता हूँ। अभी इस केस में क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे उसने एक्सेप्शन थ्रो किया, इसलिए यहाँ पे जाएगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करेगा यहाँ। तो फाइनली के बारे में क्या बताना है, फाइनली इट इज अ ब्लॉक, इट गेट एग्जीक्यूटेड एट एनी कॉस्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल फ्लो और एबनॉर्मल फ्लो, मतलब एक्सेप्शन वाला फ्लो और विदाउट एक्सेप्शन वाला। अभी इससे पहले मैंने जो दिया था वो विदाउट एक्सेप्शन वाला फ्लो दिया, अभी यहाँ पे एक्सेप्शन 1,0 पॉसिबल नहीं है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसलिए कैच में गया, ये चला और ये भी आपका रन हुआ, देखो फाइनल, राइट। इस केस में उन्होंने दोनों, मैंने इसलिए दोनों सिना दिए, ये नॉर्मल फ्लो हुआ, इस केस में ट्राई किया, इसमें एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ, इसलिए उसने फाइनल किया, इसीलिए क्या फाइनल बाय इट इज ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ नॉर्मल फ्लो और एबनॉर्मल फ्लो, इट ऑलवेज कम विथ, ये अभी इसमें इंटर में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, कैन वी यूज फाइनली, यहाँ पे लिखा है कुछ, ठीक है आपको अभी बता देता। तो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है आगे क्वेश्चन देखो, कैन वी यूज फाइनली विदाउट ट्राई, ट्राई को विदाउट फाइनल से यूज कर सकते हैं, नहीं बताना है, तो ठीक है। उसके बाद कैन वी यूज ओनली ट्राई फाइनली, हाँ हम लोग ट्राई फाइनली, राइट, याद रखना, ये चीज़ें भी आपको शायद से पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है फाइनलाइज आता है, एक्चुअली फाइनलाइज एक मेथड है, राइट, इट इज अ मेथड, गार्बेज कलेक्टर होता है, मतलब जैसे कि आपका कोई भी जब ये क्लोज होने से पहले वो क्या करता है, सारे चाइल्ड को रेफरेंस को क्लोज करता है, जैसे ये मेथड ओवरराइड होती है, बेसिकली एक ओवरराइड मेथड है बेसिकली, ऑलवेज रिमेंबर। सबको उनको क्या बताना है फाइनलाइज के बारे में, इट इज अ कीवर्ड, इट ओवरराइड्स द मेथड, फाइनलाइज इज यूज्ड टू परफॉर्म द क्लीनअप प्रोसेस जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, मतलब आपका मतलब कैसे होता है, इसके छोटा सा लॉजिक ट्राई करने को बताता हूं मैं। ये पेरेंट है, इसकी वजह से 3-4 चाइल्ड क्रिएट हो गए, राइट। अगर मैं इस पेरेंट को डायरेक्टली क्लोज करता हूँ, उसके चार चार चाइल्ड ऐसे रहेंगे, राइट ना, पेरेंट को क्लोज किया तो उसका ऐसा नहीं होता, पेरेंट क्लोज किया तो ऑटोमेटिक उसके चाइल्ड क्लोज हो जाएंगे, नहीं। तो अगर मैं इसको फाइनलाइज बनाता हूँ तो क्या होता है पता है क्या, फाइनलाइज क्या करेगा, इस पेरेंट को क्लोज करने से पहले इसके सारे जितने भी रेफरेंस उसको क्लोज करेगा, फिर वो पेरेंट को क्लोज करेगा, याद समझ में। फाइनलाइज क्या करता है कि पहले खुद को क्लोज होने से पहले उसके सारे बच्चों को, मतलब जो भी उसके चाइल्ड है उस सबको क्लोज करेगा, फिर पेरेंट को क्लोज करेगा, ये फाइनलाइज करता है। अगर मैं फाइनलाइज नहीं यूज कराऊंगा और इसको मैं क्लोज करूंगा ना, तो ये क्लोज हो जाएंगे, लेकिन इसके जो रेफरेंस है वैसे के वैसे रह जाएंगे, ये बुरी बात है, राइट। ये होता है फाइनलाइज, तो हमेशा याद रखना फाइनलाइज का आपको बताना है, इट ओवरराइड्स द मेथड, इट इज द कीवर्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर क्लीन अप द प्रोसेस जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टर, मतलब थ्रो करने से पहले। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फाइनली फाइनलाइज, सॉरी फाइनल फाइनली फाइनलाइज, मैंने आपको फाइनल के बारे में बताया था, इट इज अ कीवर्ड अप्लाइड टू मेथड वेरिएबल क्लास, फाइनल को वेरिएबल करते हो तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, मेथड में करते हो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर आप क्लास को फाइनल करते हो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। फाइनली अभी मैंने बताया इट, ये बेसिकली ब्लॉक है, बेसिकली ये एट एनी कॉस्ट आपका रन होता ही, मतलब होता है, इट इज ऑलवेज कम विद ट्राई। फाइनल ये बेसिकली गार्बेज कलेक्टर होता है, ये क्लीनअप प्रोसेस होता है, ये बेसिकली ओवरराइड मेथड है। ओके, इसके बाद आता है दिस कीवर्ड, ये दिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मतलब क्या आता है, करंट आता है, ये हमेशा करंट क्लास के मेंबर को कंसिडर करता है, और उसके बाद थोड़ा आपको उसके नीचे जाएगा, सुपर, सुपर क्या करता है, उसके पेरेंट वाले का कंसिडर, राइट। यहाँ पे दिस बाकी टी बाकी, दिस इज यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस एज वेल एज स्टैटिक मेंबर, और ये रेफर करता है वेरिएबल करंट क्लास, याद रखना दिस मतलब करंट करंट के लिए कंसिडर करना, तो उसका यूज क्या होता है, रेफर करता है करंट क्लास को,
उसके इंस्टेंसेस को, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को और मेथड। तो जैसे कि एक एग्जांपल में बताता आपको, मेरे पास एक मेथड है जिसमें मैंने दिस यूज, देखो यहाँ पे दिस डॉट ए किया है, तो मैं आपको आउटपुट बताता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। उसने प्रिंट किया 50 प्रिंट किया। तो इसकी ए जो ए की वैल्यू जी थी ना वो 10 थी, उसको मैंने चेंज किया, A.50 किया। तो इसको इसने जो भी मेमोरी लोकेशन बनाया होगा उसकी वैल्यू को मैंने अपडेट करके 50। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ch.a कर रहा हूँ, समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या किया, ये दिस डॉट ए क्या किया, उसने करंट जो क्लास है उसके वेरिएबल को मैंने अपडेट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझे सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया ये दिस क्या करता है, करंट क्लास को इंपॉर्टेंस देता है। ऑल सेट है, सेम लॉजिक किया, तो ये करंट क्लास जो भी है इसको करता है। दिस के बारे में आपको 4 पॉइंट बताना है। इट इज यूज फॉर इनिशिएट द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, कैन बी पास एज आर्ग्यूमेंट, हम उसको पास एज आर्ग्यूमेंट भी कर सकते थे, डॉट ऐसे भी। ओके, समझ आया सबको? ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड? एक्चुअली वो डबल कॉपी पेस्ट हुआ, डबल कॉपी। उसके बाद सुपर, सुपर और दिस में क्या फर्क है, सुपर जो होता है वो पैरेंट को रेफर करता है और दिस जो होता है करंट को रेफर करता है। सुपर का जो उसका जो इसके लिए इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। और ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस एंड सुपर। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पी डॉट ए लिखा है, पैरेंट का बना है यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पैरेंट है। तो ये जैसे मैं सुपर डॉट ए करता हूँ तो सुपर डॉट ए मतलब इसकी वैल्यू चाहिए। देखो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। मैंने चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाया, इसके चाइल्ड डॉट एक्स वाई जेड मतलब यहाँ पे मेथड आ जाएगा, यहाँ पे है। मैंने पैरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पी डॉट ए लिखा, पी डॉट ए लिखा, क्या वैल्यू है पी डॉट ए, मतलब उसने क्या किया, मैंने क्या किया इसके कॉपी बनाया, जैसे ऑब्जेक्ट बनाता हो आपको ऑब्वियसली कॉपी बन जाती है, उसमें उसकी वैल्यू 50 कर दी, मतलब ऐसा होता है। इसमें कैसे चलेगा ये, एक पैरेंट है, उसके अंदर जो ए की वैल्यू है ये 10 है, राइट? जैसे मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, देखो इस पैरेंट का मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है तो सारे की उसकी कॉपी बन गई, एक ए की वैल्यू 10 हुई, करो ना, ए की वैल्यू 10 हो गए। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने 50 किया, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको 10 नहीं किया, मैंने इसको इसकी वैल्यू को अपडेट किया, वो हो गई 50, और मैंने उसी वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, सुपर डॉट ए मतलब सुपर मतलब क्या भाई, पैरेंट कौन है, हाँ उसका जो वैल्यू है उसका एक्सेस, मतलब पैरेंट इसको वैल्यू का मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मैं, ये तो वैल्यू 10 ही है, इसीलिए इसका आंसर 10 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए सुपर का यूज होता है, ठीक है? तो याद रखना, सुपर के बारे में बताया तो ये हमेशा पैरेंट क्लास के बारे में बताता है, और ये दिस जो है करंट करंट क्लास के बारे में, सुपर क्लास इंस्टॉल और सुपर क्लास मेथड दोनों सेम ही, बस करंट और पैरेंट के बस उसमें। तो इंटरव्यू का डिफरेंट मेन क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर। तो सुपर दिस मतलब करंट क्लास होता है, नो नीड ऑफ इनहेरिटेंस, और यहाँ पे कैन एक्सेस और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ करंट क्लास। यहाँ पे सुपर क्लास रिप्रेजेंट सुपर क्लास का होता है, सुपर क्लास मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस होना ही चाहिए तभी आप को सुपर क्लास बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नीड ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं सुपर क्लास की। ओके, इसके बाद आता है एक्सेप्शन। इंटर में एक्सेप्शन आता है क्योंकि आप जब अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑब्वियस आपको आपसे कुछ ना कुछ गलती होती है या फिर आपको कुछ एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है। तो जो एक्सेप्शन होते हैं बेसिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है चेक एक्सेप्शन होता है और एक होता है अनचेक एक्सेप्शन, और उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन। तो कंफ्यूज मत होना कभी कभी, और कंपाइल टाइम कुछ कुछ इंटरव्यू को कंपाइल टाइम और रन टाइम फेवरेट वर्ड लगता है किसी को, चेक और अनचेक एक्सेप्शन।
तो दोनों सेम है, कंपाइल और चेक दोनों एक ही होता है। जैसे रन टाइम और चेक अनचेक एक्सेप्शन वो दोनों सेम, राइट। तो एक्सेप्शन क्या होता है, जब भी कभी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो कभी कभार एक्सेप्शन होगा, जैसे अभी अभी हम लोगों ने किया था, राइट। ये वाले में देखो, यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक्सेप्शन मुझे मतलब होता है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन होगा, तो मुझे इसको आपको हैंडल करने के लिए मुझे एक्सेप्शन डालने पड़ते हैं। अभी इस केस में ये होगा रन टाइम एक्सेप्शन होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, जब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरा एक्सेप्शन ऑकर होता है, इसीलिए बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। और इसी को एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन दैट आर वन विच हैंडल एट रन टाइम होता है, ये रन टाइम उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो उसने यहाँ पे उसने एक इसको, फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको दिखा, ई डॉट प्रिंट, देखो ये यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो क्या क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम, मतलब ये रन टाइम एक्सेप्शन, वैसे नल पॉइंट एक्सेप्शन है, अरे आउटर बाउंड एक्सेप्शन, ये रन टाइम एक्सेप्शन के एग्जाम्पल। चेक एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि जब आप कोडिंग करते हो ना, तो आपको ये बताता है कि ये भाई एक्सेप्शन आ सकता है, फाइल एफ इक्वल, यहाँ पे मुझे ठीक है, मुझे दो, ठीक है मेरे पास। तो आपको क्या करना पड़ता है पता है, ये चेक एक्सेप्शन, देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये इसे बोलते थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ये जो होता है ये चेक एक्सेप्शन होता है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है भाई मेरे कौन से एक्सेप्शन ऑकर सकते, थ्रोज फाइल, हाँ देखो ये कौन सा आयो, आयो एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सपेक्शन, फाइल, फाइल नॉट फाउंड विथ मी, ये सारे जो है ना ये सब सारे चेक एक्सेप्शन है। मतलब जब भी कभी मैं कोड लिखता हूँ, मुझे पता है ये एक्सेप्शन ऑकर हो सकते हैं, तब मुझे ये बताना है कि भाई, क्योंकि फाइल का अगर लिखता हूँ उस लोकेशन पे फाइल है नहीं है, डिपेंड होता है, ये मुझे पता है एक्सेप्शन। याद रखना आपको, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है एक्सेप्शन। तो जैसे मैंने बताया था एक्सेप्शन क्या होता है, हैंडलिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड टू हैंडल द रन टाइम एरर्स, इट इज यूज्ड प्राइमरली टू हैंडल चेक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग मेंटेन एट नॉर्मल फ्लो दियर प्रोग्राम। अगर मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता हूं, तो क्या होता है पता है कि आपका प्रोग्राम कहीं पे तो क्रैश हो जाता है, जैसे कि इस केस में देखो यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो है, अभी यहाँ पे देखो होता क्या है, तो इसको हैंडल करना पड़ता है, आपका प्रोग्राम कहाँ चलेगा पता ही नहीं चलता। कहीं पे तो चला गया, देखो इसका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आया नहीं, कहीं पे तो कहीं और ही चला गया, प्रॉब्लम हुआ कहीं नहीं, मैं इसको हैंडल करना पड़ता है, इसीलिए एक्सेप्शन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन, याद रखना आपको, एक्सेप्शन हम ट्राई कैच ब्लॉक से ही यूज करते हैं, या फिर कस्टमाइज एक्सेप्शन भी हो। तो मोस्टली अगर आपको किसी ने पूछा हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन, तो आपको क्या बताना है, यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे भाई तुम, हाँ तुम लोग प्रोग्रामिंग करते समय कौन से चेक एक्सेप्शन आपको ऑकर हुआ है, लिस्ट ऑफ द चेक एक्सेप्शन वाइल स्क्रिप्टिंग, तो आपको बताना फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड, ये जो होता है ये चेक एक्सेप्शन। और अनचेक कौन से देखो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, एरे आउट बाउंड एक्सेप्शन, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन क्या होता है बेसिकली, एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एंड हैंडल एट कंपाइल टाइम, इसे बोलते हैं चेक एक्सेप्शन। तो कोड करते समय आपको यहाँ पे बताते हैं भाई ये एक्सेप्शन हो सकता है,
और रन टाइम में क्या होता है कि आपको जब कोड रन करते हो तब पता चलता है अरे यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे कि ये वाला केस में यहाँ पे मुझे पता नहीं तो कोड रन होते समय समझ में आएगा अरे एक्सेप्शन, तो हमें पहले लिखना पड़ता है उसके बारे में एज्यूम करके कोड। यहाँ पे दे आर डायरेक्ट सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन, डू नॉट इनहेरिट रन टाइम एक्सेप्शन। दे आर डायरेक्ट सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। इसके बाद और अच्छी चीजें लेते हैं। एक एक्सेप्शन ऑकर व्हेन चांसेस ऑफ फेलियर टू है, आपको लगता है यहाँ पे हो सकता है, जैसे फाइल नॉट वाला हो सकता है यहाँ पे नहीं मिल सकते वो फाइल, तो इस केस में ये कहाँ पे होता है, जब प्रोग्राम आप कोड करते समय मिस्टेक करते हो तभी, जैसे 1,0 मुझे पता है जी, सबके केस में होता है। ओके, एरर्स क्या होता है पता है क्या, कुछ कुछ एरर्स ऐसे होते हैं हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, राइट। जैसे एग्जांपल होता है आउट ऑफ मेमोरी एरर, आपको मुझे पता है एक वेरिएबल उसकी साइज 5 MB है और मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको 10 MB डालने का, तो ऑब्वियस आउट ऑफ मेमोरी आ जाएगा। कभी के बाद सिस्टम क्रैश होता है, राइट, वो सारे एरर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी हैंडल, बेसिक एरर्स को हम लोग कभी हैंडल नहीं। इंडिकेट सीरियस फ्रॉम दैट रीजनेबल एप्लीकेशन शुड नॉट ट्राई कैच बोथ एरर एंड एक्सेप्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो थ्रोएबल क्लास है ना उसके ही मेन होते हैं। आपको ये आउट ऑफ मेमोरी सिस्टम क्लास है ना, आपको कैसे पता चलता है, ये थ्रोएबल एक मेन क्लास होता है, उसके एक बच्चे बेसिकली एरर्स एंड एक्सेप्शन। तो याद रखना एरर और एक्सेप्शन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। तो जैसे मैंने बताया रिकवरिंग फ्रॉम एरर नॉट पॉसिबल, एरर से हम लोग पॉसिबल नहीं, जैसे सिस्टम क्रैश हो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं आउट ऑफ रन करते समय आउट ऑफ मेमोरी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है। आपको फिर से रीरन करना पड़ेगा, कुछ डेटा डिलीट करना पड़ेगा तभी जाएगा। एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, ऑल एरर्स इन जावा, एरर सारे के सारे अनचेक्ड है क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं कब आएगा हम लोग चेक नहीं कर सकते। ये इसके दो टाइप है, चेक एंड अनचेक। एरर ओकर रन टाइम एंड नॉट नोन टू कंपल, कंपल को पता ही नहीं चलता, लेकिन बाप जब कभी एरर आता है तब उसे पता चलता है, आइडिया आ सकता। क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन, का फेवरेट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। जैसे ट्राई लिखो, कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे मैंने कैच लिखा, यहाँ से आपका एक्सेप्शन आपको हैंडल किया ताकि आपका जो प्रोग्राम का एबनॉर्मल फ्लो था उसको हम लोग कंट्रोल किया। इस केस में इसको निकाल दिया, तो पता ही नहीं चला प्रोग्राम कैसे कहाँ फटा कहाँ, बराबर कि ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और उसके आगे कुछ कंट्रोल नहीं दिखा मेरे को। ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कोई कहीं और ही चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता। हाँ, मुझे इसको हैंडल करना है तो मैं क्या करूँगा, बस उसके अंदर ट्राई कैसे काम बन जाएगा आपका। तो देखना है, अभी यहाँ पे मैं फिर से ब्रेक पॉइंट लगा, राइट। उसने अब देखो पहले, इससे पहले क्या होता वो कहीं और ही चला गया था, कंट्रोल तो नहीं दिया, अब मैं इसीलिए एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है हाउ विल यू हैंडल एक्सेप्शन। ओके, उसके बाद कैन वी यूज ओनली ट्राई, हम लोग कभी ओनली ट्राई नहीं यूज कर सकते, एरर थ्रो किया कि नहीं। कैन वी यूज मल्टीप्लाई ट्राई विथ सिंगल कैच, नहीं हो सकता, मल्टीपल ट्राई विथ सिंगल तो कैच लिखता और सेम कोड को कॉपी 2-3 बार, बराबर कि दिया कि नहीं, एरर एरर दिया, नहीं कर सकते, याद रखना। कैन वी यूज नेस्टेड ट्राई विथ सिंगल कैच, नहीं हो सकता, नेस्टेड कैच करो ना, मतलब नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, बराबर, क्योंकि कैसे होता है ट्राई के लिए कैच होना चाहिए, जैसे ये ट्राई उसका कैच कहाँ पे भाई, ये ट्राई है, हाँ भाई इस ट्राई का कैच है, लेकिन इस ट्राई का कैच है क्या, नहीं है, इसीलिए आप नेक्स्ट ट्राई में भी सिंगल कैच, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन आई यूज ट्राई विदाउट कैच ब्लॉक, मेरे पास ट्राई बैक कैच है, ट्राई ब्लॉक है, मुझे इसको यूज नहीं करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, देखो एरर थे क्या, कैन डू, अगर आप फाइनल ब्लॉक करते हो तो आपका बच सकता है। अब बताना, आई कैन यूजिंग फाइनल ब्लॉक वी कैन अवॉइड कैच, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू यूज सिंगल ट्राई विद मल्टीपल कैच, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक चीज होता है याद रखना, आपको वो बता, देखो मेरा सिंगल ट्राई लेकिन ये मल्टीपल कैच सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज बताना मुझे, जो एक्सेप्शन होता है ना हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट होता है, और पेरेंट एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन लिखा है ना एक्सेप्शन ई, ये पेरेंट होता है, क्यों होता है, देखो इसका अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्सेप्शन देखो यहाँ पे एक्सेप्शन ई लिखा है, अगर मैं उसको उठाता हूँ और उसको पहले में लिखता हूँ तो ये आपका एरर थ्रो करे, बोलेगा अनरीचेबल,
क्यों? क्योंकि ये पैरेंट है, चाइल्ड हमेशा पहले, उसका सीक्वेंस ये होता है, चाइल्ड पहले होता है फिर रिमूव पैरेंट होता है। कभी-कभार आपको ये प्रोग्राम देंगे, बोलेंगे हाँ, इसका आउटपुट क्या है? देखो हम लोग क्या करते हैं, इंट c इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 कर, सबको पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब हम इमीडिएट बोलते हैं, अरे ये तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन याद रखना है, लेकिन आपको चेक करना, अरे ये तो एक्सेप्शन पैरेंट है, ये हमेशा नीचे होना चाहिए, बॉटम पे हो। मतलब कैसे होता है पता है? अगर मतलब कुछ होता है, पहले चाइल्ड देखो, चाइल्ड में कुछ उन्होंने स्पेसिफाइड एक्सेप्शन दिया है क्या? कस्टमाइज वाला स्पेसिफाइड एक्सेप्शन दिया है, उसके लिए कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, तो ये जनरलाइज वाला भेजता है। मतलब मान लो आपका कुछ तो बीमार, आप कुछ तो बीमार है, राइट? अगर आपको वो पहले पता है आपका बुखार है, तो बुखार की गोली देगा, सर्दी है तो सर्दी की गोली देगा, नहीं है तो आपको क्या क्या विक्स 500 देगा, जनरलाइज गोली। ये इस वे से चलता है, समझे? तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं होगा पहले आपको जनरलाइज गोली दिया तो काम बन जाए, ऐसा नहीं होता। पहले आपको बेसिक मतलब ये वाला देंगे, तो ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, देखो इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिखा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ बिलो कोड, यहाँ पे कैच दिया है, उसके बाद ये बाकी दिया है, तो आपको बताना एरर है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नहीं चलता, ये हमेशा नीचे चलेगा, पैरेंट हमेशा टॉप बॉटम पे होता है। यहाँ पे लिखा एरर अनरीचेबल ब्लॉक ऑफ कोड, कि इससे क्या होगा पता है, कोड वहां तो जाएगा ही नहीं। क्या लिखा? अनरीचेबल, देखो अनरीचेबल कैच, कैच ब्लॉक अपर है, क्योंकि इसको ऑलरेडी यहाँ पे ये जनरलाइज एक्सेप्शन। उसके बाद होता है हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस अ कस्टमर एक्सेप्शन। कस्टमर एक्सेप्शन करने के लिए ना एक कीवर्ड सिंपल यूजिंग न्यू थ्रो कीवर्ड, ये थ्रो भी एक कीवर्ड है, याद रखना, थ्रो क्या है? कीवर्ड है। तो यूजिंग थ्रो कीवर्ड वी कैन कस्टमाइज द एक्सेप्शन। इतना ही पूछते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो कभी पूछते, तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछते, हैव यू एवर हैंडल और क्रिएटेड कस्टमर एक्सेप्शन, तो बताने का हाँ हम लोगों ने किया यूजिंग थ्रो कीवर्ड से। इतना सिंपल सा कोड है, देखो ये वाला कोड है ना, इससे थ्रो एक्सेप्शन, ये थ्रो कीवर्ड है, ठीक है? पॉइंट एक्सेप्शन, तो यहाँ से क्या हो, और एक्सप्लिसिटली यहाँ पे याद रखना, थ्रो कीवर्ड जो है बताता है क्या किया पता है? तो देखो ना, अगर आप देखोगे ना, लगता ही नहीं रिमूव रीचेबल, इसके बाद तो कभी कभी आपको इंटरव्यू में ये भी बोलते हैं कि आपको कोड को बताना है, ये जो थ्रो कीवर्ड है एक कस्टमर एक्सेप्शन, तो क्या बोलेगा भाई, जा तू कंपलसरी एक्शन थ्रो कर, इसके लिए यूज होता है। मतलब डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये फोर्सफुली बता रहा है कि भाई इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट मत कर। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना है और वहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया अबव 18, और जैसे आप लेस देन 18 डालोगे ना, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल, वैसा वाला लॉजिक है। ये उस केस में इमीडिएटली एक्सेप्शन थ्रो किया। और ये मोस्टली कैसे करते पता है क्या? ये मोस्टली ना इसमें लिखते हैं, इफ एज लेस देन 18, अगर लेस देन 18 है, जैसे लेस देन 18 है, तो ये वाला इसको एक्सेप्शन दे, उसको आगे जानी ही मत दे, ठीक है? एल्स यहाँ पे लिख, हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे मैं क्या करता, एक इंट एज नाम का एक वेरिएबल इक्वल टू 19 लिख, ऑब्वियस है देखो, जैसे एज 19 है, तो मेरे यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है इसीलिए यहाँ पे आया उसने प्रिंट, राइट? जैसे ही मैं यहाँ पे 17 ले, देखो इसको रन भी कर, तो इस ऐसे केस में वो एक्सेप्शन, कस्टम इसे बोलते कस्टमर, भाई ऐसा कुछ हुआ, स्पेसिफिक कंडीशन रहा, आप उसको बोल सकते भाई अभी एच की वैल्यू क्या 19 है, तो एल्स पार्ट में गया, इसको अभी मैं क्या करता,
ऑब्जर्व करो ये कंडीशन फेल हो रहा है, हुआ कि नहीं उसने। ऐसे केस में मोस्टली थ्रो कीवर्ड यूज कर, राइट। तो याद रखना थ्रो कीवर्ड क्यों यूज होता है, टू एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए। और ये थ्रोज जो है ना, याद रखना थ्रोज जो है ना, ये आपको एक्चुअली जब हम कोड लिखते हैं ना, तब आता है, देखो ये थ्रोज, ये इसीलिए होता है चेक एक्सेप्शन बताने के लिए ना, कि ये एक्सेप्शन आ सकते हैं, मतलब इसलिए यहाँ पे लिखा है मे ऑकर, मतलब ये एक्सेप्शन आपको ऑकर हो सकते हैं, इसके लिए लिखा है। इसीलिए याद रखना जब भी कभी वो बोलेंगे व्हाट इज मीन बाय थ्रोज कीवर्ड, तो थ्रोज कीवर्ड टेल्स दैट एक्सेप्शन मे ऑकर, इस मे के ऊपर में फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, may occur. Now, checked exception can be propagated. It provide the information to the caller method about the exception. मतलब जब कोई कोड लिखेगा उसको पता चलेगा, अरे हाँ ऐसे ऐसे एक्सेप्शन आ सकते हैं, आता है। इंटर का फेवरेट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन थ्रोज एंड थ्रोएबल। अभी मैंने बताया थ्रो मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए होता है। थ्रो जो होता है वो बता रहा है कि भाई ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है। और एक चीज, थ्रोज हमेशा मेथड के बाद लगता है, और ये हमेशा मेथड के अंदर होता है, जैसे इस वाले कीवर्ड में देखो, वो कीवर्ड है ना मेथड के अंदर होता है, और थ्रोज है ना ये मेथड का नाम फॉलो होने के बाद आता है, ये यहाँ पे लिखा है। चेक एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड, चेक एक्सेप्शन थ्रोज कीवर्ड इज फॉलोड बाय इंस्टेंस, एंड थ्रोज एक क्लास के बाद जो होता है ना वैसे वाला, जैसे अभी मैंने बताया, थ्रो विद इन द क्लास मेथड होता है, ये हमें मेथड के नेम के बाद, जैसे आप एग्जांपल। और थ्रोएबल ये सबका सुपर क्लास है, सबका बाप है ये थ्रोएबल, उसी के सारे एरर्स, उसी के सारे ये थ्रोज वगैरह सारे उसी के। उसके बाद लिखा है वाई जावा स्ट्रिंग और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, अनमॉडिफाइबल अनचेंजेबल। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास कोई बैंक का अकाउंट का पासवर्ड है, मैंने इसको इम्यूटेबल नहीं म्यूटेबल किया, म्यूटेबल मतलब मॉडिफाई कर, कोई भी उसको हैक करेगा उसको मॉडिफाई करके वो मुझे प्रॉब्लम हो जाए। आपका अकाउंट हैक होता है मतलब क्या करता है, उस स्ट्रिंग को म्यूट कर देता है और फिर उसको मॉडिफाई करके खुद यूज कर, वैसा वाला लॉजिक। इसीलिए स्ट्रिंग जो होता है इम्यूट। Once object is created, data or state cannot be changed, but we can one new object string is created. जब भी कभी आप इसका ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, देखो वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, डेटा और स्टेट कैन बी चेंज, उसका चेंज नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पर्पस, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज मैप। मैप क्या है, बेसिकली एक मैप एक इंटरफेस है, उसी के अंदर हैश मैप हैश टेबल जो होते हैं वो सब उसी के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें हैश मैप मतलब क्या होता है, बेसिक मैप उसमें की वैल्यू पेयर है, जैसे अपना डिक्शनरी होता है मोबाइल का, राइट। हम लोग लिखते हैं मोबाइल, अपने दोस्त का नाम लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, राइट। मतलब दोस्त का नाम की हुआ और उसकी जो वैल्यू होता है हमेशा नंबर। उसके बाद कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, बेसिकली कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है, और हम लोग उसको बोलते हैं कलेक्शन इज इंटरफेस भी बोल सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, स्टोरिंग और मैनिपुलेटिंग डेटा। इसका डेटा यूज क्या होता है, स्टोर करने के लिए डेटा। इसमें हम लोग सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद पूछेंगे शायद से व्हाई ऑब्जेक्ट इज जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो अब तक हम लोगों को ऐसे लगता है सबको ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन उसमें कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, बुलियन बाइट कैरेक्टर ये जो डेटा टाइप्स है, तो अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो ऑब्जेक्ट विदाउट हम उसको विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन प्रोग्राम। जैसे अब स्टैटिक वाला देखो ना, हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना फिर भी हम काम कर सकते। उसके बाद ये पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड, ये इम्पोर्ट पब्लिक मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, क्लास मेथड वेरिएबल कहीं पे भी उसका एक्सेस होता है। और कोई भी चीज़ प्रोटेक्टेड है तो उसका क्या होता है पता है, क्लास लेवल पर ही काम होता है, एम पैकेज। डिफॉल्ट का एक्सेस मॉडिफायर होता है बाय डिफॉल्ट ऑल द क्लासेस मेथड एंड वेरिएबल। अब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट क्या होता है, उसका सिर्फ उसी क्लास के लिए उसका एक्सेस कर, उस क्लास के बाहर उसका इंस्टेंस क्लोज है, मतलब अगर मानते हैं ना कभी बोलते हैं ये मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब क्या उसका कोई एक्सेस। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, सब लोग उसका एक्सेस कर। प्रोटेक्टेड मतलब उसका स्पेसिफिक लोग ही उसका एक्सेस करते हैं, मतलब जैसे कि अभी मान लो रेलवे के अंदर कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए मान लो उसकी प्रोटेक्टेड है, मतलब क्या होता है उसके घर वाले फैमिली मेंबर जो भी उसको सारा फ्री हो जाएगा, टिकट्स वगैरह, तो ये प्रोटेक्टेड मोड में, मतलब स्पेसिफिक लोगों को ज़्यादा एक्सेस दिया है। व्हाट इज रैपर, रैपर मतलब क्या होता है, हम जब जो भी कभी मान लो चॉकलेट है उसके ऊपर हम रैपर डालते हैं, मतलब क्या कुछ इसका यूज़ क्या होता है, आपका कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव को प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव, wrapper is a class in Java program mechanism to convert primitive to into object, object into primitive.
ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कुछ प्रिमिटिव होता है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करो फिर सब क्लासेस का सुपर सेट कौन है, सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल दी अदर क्लास। डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये जो इटरेटर ना हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। जो लिस्ट इटरेटर है ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेंगे, द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। लिस्ट के बारे में आपको एक चीज बता दूं, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज होते हैं, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, एक वैल्यू, राइट। और सीट और लिस्ट दोनों भी कलेक्शन के ही बेटे हैं बेसिकली। लेकिन जैसे मैंने बताया लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू होते हैं, सेट में नहीं। ये उनको बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब अगर आप किसी को पूछा ना आपको, वो ये एक्सपेक्ट कर दिया आपका आंसर होना। और लिस्ट में आपका जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व, वो आई थिंक हाँ प्रिजर्व होता है। इन लिस्ट में इंसर्ट ऑर्डर प्रिजर्व होता है, सेट में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कैसे हो? अगर मान लो आपने कोई लिस्ट है, ओके इसका जल्दी, मतलब जैसे कि मेरे कोई तो एक लिस्ट है एक्स नाम की, उसमें अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, एक्स डॉट ऐड वन कर रहा हूँ, एक्स डॉट ऐड फाइव कर रहा हूँ, एक्स डॉट ऐड सेवन कर रहा हूँ। जब इसको आप एक्सेस करोगे ना, आपको पहले वन ही मिलेगा, फिर फाइव मिलेगा, फिर सेवन करा, आप जिस वजह से इसका ऑर्डर करते हो उसी। लेकिन सेट में क्या करता है पता है, उसके हिसाब से जैसे उसको सही लगे उसके हिसाब से ऑर्डर करता है। मे बी ऐसा हो सकता है 751 हो सके कि 157 हो सके, ऐसा कुछ भी हो सकता है। याद रखना आपको, लिस्ट में क्या होता है, आप जिस ऑर्डर में डेटा डालते हो उसी ऑर्डर आपका डेटा सेव होता है और उसी ऑर्डर में वो दे देता है। सेट में ऐसा नहीं होता। इवन इसमें सेट में देखो अनऑर्डर कलेक्शन होता है, और इसमें इंसर्शन ऑर्डर में प्रिजो नहीं होता, याद रखना। ओके, लिस्ट इज अ सिंगल लीगेसी क्लास एंड वेक्टर क्लास, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, लिस्ट में और एक चीज है, लिस्ट में क्या करता है, एन नंबर नल वैल्यू अलाउ करता है। जैसे मैंने बताया एल क्या होता है, सेट लिस्ट में जैसे मैंने बताया डुप्लीकेट अलाउ होता है, डुप्लीकेट में नल भी हो सकते हैं। लेकिन सेट में क्या होता है, ओनली वन, एक ओनली वन नल वैल्यू हो। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड ट्री सेट। जब भी कभी हैश सेट आता है, सेट आया मतलब क्या हुआ, ठीक हुआ। हैश सेट एंड बोथ द क्लासेस सेट इंटरफेस, वो दोनों सेट के ही बच्चे, देखो पता ही चलता है सेट के। हैश सेट में मेंटेन्स नो ऑर्डर। ट्री सेट में कैसे होता है पता है, वो उसके हिसाब से ऑर्डर नहीं करता है। अपने कभी तो जिस कभी कंप्यूटर बैकग्राउंड उसने वो देखा होगा, राइट, वाला ये चाइल्ड है, उसके फिर ये चाइल्ड होता है, ये चाइल्ड, ये ट्री मैप वाला डेटा स्टोर करने का लोगों ने देखा होगा, ट्रैवर्सिंग होता है। तो ये इसमें हो जाता है, इसमें ये ट्री मैप में होता है। इसीलिए उस डेटा जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है। इसीलिए जब भी कभी आपको डेटा रिट्रीव करना है ना जल्दी फास्ट में, ये उससे जल्दी होता है, थोड़ा नहीं होता। ये कैसे भी अरेंज कर देते, मेडिकल की तरह होता है। मेडिकल का शॉप में जाओगे ना, सारे गोलियां एक प्रॉपर वे में अरेंज की हो, ताकि जब भी कभी किसी को चाहिए वो इमीडिएटली मिले। तो जब आपको डेटा रिट्रीव करना हो तब के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको जब भी डेटा जल्दी का इतना जरूरत नहीं है, फास्टेस्ट में तब हैश सेट परफॉर्म फास्टर देन ट्री सेट। तो हमेशा ड्राइवर्स करना पड़ता है वन बाय वन बाय। वो हमेशा कंपेयर करते बैठता है, अरे ये बड़ा है ये बड़ा है, उसके हिसाब से वो ट्रैवल करता है। ठीक है, समझ आया सबको? जैसे मैं बताया लिस्ट और सेट उनका फेवरेट क्वेश्चन है, और सेट और मैप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे मैप जो होता है, मैप में हमेशा की एंड वैल्यू होता है, सेट में सिर्फ वैल्यूज ही होती है, राइट। मैप में जो होता है वन नल की अलग होता है, सारे यूनिक होता है की के बारे में। सेट में सारे यूनिक होता है। ये जो वैल्यूज होता है इट कैन बी डुप्लीकेट, कोई बता रहा। देखो सेट कंटेंट्स वैल्यूज ओनली, वेयर मैप कंटेंट की एंड वैल्यू, बराबर ना, की और वैल्यू होता है। सेट का ऐसा ट्रिगर शॉर्ट का हैश मैप होता है ना, हमेशा यहाँ पे की लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू। जो सेट होता है ना इसका सिर्फ सिंगल कोटेड, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो, आपका जो भी डेटा टाइप है उस। और इसमें एक जैसे मैं ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। जैसे आप अगर आप कभी भी मोबाइल नंबर के देखोगे, आपका मोबाइल नंबर का नाम एक होता है और उसके मे बी उसके दो चार नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, होम फोन, बिजनेस फोन, नाम एक हो सकता है। लेकिन ये जो सेट होता है इसमें सिर्फ नाम ही होते हैं, खाली यूनिक ही नेम्स होते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका मल्टीपल हो सकते हैं। ये इंटर का थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद
जैसे मैंने बताया सेट और मैप के बारे में बताया, हैश सेट और हैश मैप के बारे में होता है। देखो हैश सेट कंटेंट्स ओनली वैल्यू, हैश मैप कंटेंट की वैल्यू, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है देखो अगर देखा जाए। हैश सेट इम्प्लीमेंटेड सेट इंटर, हैश सेट जो होता है वो सेट इंटरफेस है और ये जो है मैप इंटरफेस, राइट। सेट इंटरफेस अलग होता है, मैप इंटरफेस अलग। हैश सेट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें कुछ डुप्लीकेट नहीं होता क्योंकि जैसे सेट है इसमें आपके डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं लेकिन की आपके हमेशा यूनिक होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल, एक इंटर का फेवरेट क्वेश्चन है। हैश मैप क्या होता है, नॉन सिंक्रोनस होता है। नॉन सिंक्रोनस हुआ मतलब क्या हुआ, ये फास्टर होता है। सिंक्रोनस मतलब कैसा, उसका दूसरे के लिए वेट करना पड़ता है। मतलब सब अगर मान लो कोई ग्रुप में जा रहा है तो सब सिंक में जाना चाहिए, एक दूसरे का पीछे रहा तो रुकना पड़ता है, तो वो वाला सिंक्रोनस, ये थोड़ा स्लो होता है। ये अन नॉन सिंक्रोनस, ये खुद के बारे में सोचता है आगे बढ़ते जाता है, ये नॉन सिंक्रोनस। ठीक है। हैश मैप कंटेंट वन नल की, हैश मैप में जो होता है वन नल की होता है, मल्टीपल नल वैल्यू। इसमें एक कैन नॉट कंटेन नल एनी नल, कुछ भी नल की नहीं होता, नल की होता है ना नल वैल्यू, इंपॉर्टेंट। इसमें एक नल की होता है, मल्टीपल नल वैल्यू होता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया ये सिंक्रोनाइज है, ये दूसरे एक दूसरे के बारे में सोचता है, इसीलिए थ्रेड सेप है, ये थ्रेड सेप नहीं है। ठीक है। उसके बाद कलेक्शन और कलेक्शंस का डिफरेंस पूछते हैं। देखो कलेक्शन एक बेसिकली एक इंटरफेस है और कलेक्शंस एस लिखा है आगे, ये क्लास है, याद रखना। कलेक्शन इज अ क्लास एंड इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या है, आपको डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, वो लीस्ट सेट क्यू को डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। कलेक्शंस क्लास है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन करके कुछ मेथड कर सकते हैं, सॉर्ट असेट, ऐसा वाला लॉजिक। ओके, इसके बाद वेन टू एब्स्ट्रैक्शन, ऑलरेडी मैंने, ठीक है, ठीक हो गया। हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कल हम लोग बेसिकली बताता हूँ मैं, आज हम लोगों ने ये वाला किया, कल हम लोग सीएलएम के बारे में देखें, परसों टेस्ट इंजन।